वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर थर्ड है उसके जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी पेपर में, वो पिछले साल किस टाइप के आए थे उनको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। और इस सॉल्यूशन में इस बार भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि हम जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सप्लेन होंगे जो कि इस बार पेपर में बन सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पहले आए हुए थे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि रेशम का उत्पादन जो है वो किया जाता है किसके थ्रू? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है कोकून, दूसरा है एडल्ट मोथ, तीसरा है लार्वा और चौथा है लार्वा और एडल्ट दोनों, मतलब दोनों फेज के थ्रू। तो रेशम किसके थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो देखिए, रेशम जो होता है वो बोम्बिक्स मोराई, ठीक है? जो इंसेक्ट होता है उसके लार्वा फॉर्म से सीक्रेट होता है, ठीक है ना? किससे सीक्रेट होता है? लार्वा फॉर्म से सीक्रेट होता है। कब होगा? ध्यान दीजिए, जब अंडों से लार्वा फॉर्म बनेगा, ठीक है? जब अंडों से लार्वा फॉर्म बनेगा, उसके बाद में ये जो लार्वा होता है, ये लार्वा अपने थ्रू, हेड के थ्रू सिल्क या कुछ लिक्विड सीक्रेट करेगा और ये हवा में आने के बाद, ठीक है, इसके चारों ओर हेड के लिपट जाएगा और ये जो लार्वा होगा, ये बंद हो जाएगा किसमें? धागे में, ठीक है? लार्वा क्लोज़, ठीक है? और अब जो ये स्ट्रक्चर होगी ना, ये कहलाएगी कोकून। क्या कहलाएगी ये? कोकून। तो यहाँ पर कोकून तो ऑलरेडी सिल्क प्रोड्यूस हो चुका है, वो वाली स्टेज है, ठीक है? एडल्ट मोथ क्या होता है कि जब इस कोकून से अगर धागा प्राप्त नहीं करोगे, ठीक है? तो ये जो धागा होगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, गल जाएगा और फिर इससे जो है एडल्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? अब ये एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई जो होगा ना, वो तो एग रिलीज़ करेगा। क्या करेगा? एग रिलीज़ करेगा, ठीक है? तो एडल्ट मोथ भी इसका क्या होगा? गलत आंसर होगा। और फिर तीसरा है लार्वा स्टेज, ये करेक्ट आंसर है। और फिर है लार्वा एंड एडल्ट मोथ, ठीक है? तो लार्वा और एडल्ट मोथ दोनों तो नहीं करते ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो ये हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि सिल्कवर्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ, यानी कि रेशम कीट से बना रेशम जो धागा होता है वो किसका बना हुआ होता है, यानी कि उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जो रेशा होता है, सिल्क होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? नंबर 1, एक तो प्रेजेंट होता है जो फाइब्रोन प्रोटीन है, ठीक है? मतलब सिल्क जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होगा, ठीक है? किसका बना होगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के। पहला टाइप जो है वो है फाइब्रोइन, ठीक है? फाइब्रोइन। और सेकंड जो है वो है सेरिसिन, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन से, ठीक? फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन सिल्कवर्म, मतलब जो सिल्कवर्म होते हैं यानी कि रेशम कीट होते हैं, उसमें काफ़ी सारी डिजीज होती हैं, जिसमें से यहाँ पे पूछी गई है कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है। तो देखिए, पहली जो डिजीज यहाँ पे वो है हमारे पास में ग्रासरी, दूसरी है नोसेमा, तीसरी है फ्लैचेरी और चौथी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एक तो है जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है? तो वो कौन-सा है? ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं फ्लैचेरी। तो फ्लैचेरी, ठीक है? ये बैक्टीरियल क्या है? डिज़ीज़ है। इसके अलावा हमारे पास में
3 ऑप्शन और हैं जिसमें नन ऑफ द अबव तो छोड़ दीजिए। बाकी बच गए हमारे पास में 2 ऑप्शन, ठीक है? इन दोनों ऑप्शन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अदर के रूप में। राइट आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। अभी समझते हैं जो ए ऑप्शन है वो किससे होता है। तो देखिए जो ग्रासेरी जो डिजीज़ है, ठीक है? ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये भी रेशम कीट में ही होती है और ये वायरस से होने वाली क्या है? डिजीज़ है। यहाँ पर जो वायरस है उसका नाम है एनपीवी वायरस, ठीक है? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है? इससे होने वाली क्या है ये डिजीज़ है, इसको हम चाहो तो एक दूसरा नाम और है इसका, अगर आप एनपीवी नहीं बोलो तो इसका दूसरा नाम है बैकुलो वायरस, बैकुलो वायरस, ठीक है? इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास में है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी है, वो नोसेमा है और जो ने नोसेमा है, ठीक है? ये यहाँ पे प्रोटोज़ोआ से होने वाला रोग है, ठीक है? किससे होने वाला? प्रोटोज़ोआ से होने वाला रोग है ये, नोसेमा, ठीक है? और इसका नाम है नोसेमा बोम्बिसिस, नोसेमा बोम्बिसिस, ठीक है? ये क्या होता है? ये अंडों से, ठीक है? एग से लार्वा तक स्प्रेड होता है, ठीक है? यानी कि ट्रांसमिशन होता है, ये हेरिडिटी आप मान सकते हो इसको आप, हेरिडिटी के हिसाब से आप इसको मान सकते हो। तो पूछ ले रेशम कीट में होने वाले कौन-कौन से रोग हैं? तो 3 रोग हैं, एक प्रोटोज़ोआ से होता है, जो कि नोसेमा है और फैलाने वाला है नोसेमा बोम्बिसिस, ठीक है? ये फैलता है एग से लेकर के लार्वा तक, ठीक है? दूसरा है हमारे पास में वायरस से होने वाला रोग, जिसको बोलते हैं ग्रोसेरी और ये एनपीवी वायरस से फैलता है जिसका नाम है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस या फिर ये जो है वो बैकुलो वायरस भी कहलाता है। तीसरा रोग है बैक्टीरिया से फैलने वाला, ठीक है? फ्लैचेरी और ये जो फ्लैचेरी है, ये हमारे पास में कौन-कौन से बैक्टीरिया से फैलता है वो यहाँ पर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फ्लैचेरी है वो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? बैक्टीरिया से फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक? इसमें क्या होता है कि इस डिजीज़ में लार्वा जो है ना वो लेथरिक हो जाता है, लेथरिक मतलब लेदर टाइप का हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 लाख इंसेक्ट बिलॉन्ग टू द ऑर्डर मतलब लाख इंसेक्ट जो है वो कौन से ऑर्डर में सम्मिलित किया गया है, उसको कौन से गण में रखा गया है? तो यहाँ पर 3 गण दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो पहला ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा, दूसरा है हाइमेनोप्टेरा और तीसरा है होमोप्टेरा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन हमारे पास में जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा यानी कि इंसेक्ट का जो यहाँ पर लाख कीट है, ठीक है? वो आता है होमोप्टेरा के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होमोप्टेरा, ठीक है? अब यहाँ पर बात आती है कि बाकी के जो और हमारे पास में ऑप्शन है 2 इसमें फिर कौन से टाइप के जो इंसेक्ट है वो बिलॉन्ग करते हैं, उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए लेपिडोप्टेरा जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? इसमें बिलॉन्ग करते हैं जो सिल्कवर्म है वो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिल्कवर्म, ठीक है? ये लेपिडोप्टेरा में ही शामिल किए गए। इसके अलावा जो है वो बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई और जितने भी मोथ्स हैं, ठीक है? वो मोथ भी इसी में ही आते हैं, ठीक है? और अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ ना यहाँ पर तो कैटेगरी आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें कौन से कैटेगरी के एग्ज़ाम्पल शामिल किए गए हैं। तो इसमें शामिल किए गए हैं जो विंग्स पर जो इनके स्केल्स होते हैं, ठीक है? विंग्स पर जिनके क्या होते हैं? स्कल्स होते हैं, ठीक है? वो सभी लेपिडोप्टेरा में शामिल किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन आता है हाइमेनोप्टेरा, ठीक है? अगर मैं हाइमेनोप्टेरा की बात करूँ तो हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं हनी बी, हनी बी, ठीक है? इसके अलावा जो ततैये हैं, वो शामिल किए गए हैं, जिसको वेस्प बोलते हैं और चींटियाँ जो है ना, वो भी इसमें शामिल की गई है, एंट, ठीक है?
और इसमें जो है वो मेम्ब्रेनस, ठीक है, विंग्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस टाइप के क्या होते हैं इनमें? विंग्स होते हैं, उनको शामिल किया गया है, ठीक है? इसमें जो हमारे पास में हाइमेनोप्टेरा आता है ना, इसके अंदर। अब बच गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इसमें शामिल किए गए हमारे पास में जो लैसिफेरा लक्का है, उसको लैसिफेरा लक्का, जो कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है, लाख इंसेक्ट का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है? इसके अलावा और अदर एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से इसमें शामिल किए गए हैं? अदर एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? तो अदर एग्ज़ाम्पल इसमें शामिल किए गए हैं एफिड्स, ठीक है? सिकाडस सिकाडा, ठीक है? और जो हमारे पास में लीफ हॉपर होते हैं, वो सारे के सारे। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स जो है, वो और शामिल किए गए हैं। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, मतलब आप इसमें ये पता कर सकते हो कि किस कैटेगरी के यहाँ पर इंसेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर पिक-रिंग टाइप के जो है एंड सकिंग टाइप के जो हैं, ठीक है? चूसने वाले जो माउथ पार्ट के इंसेक्ट होते हैं ना, माउथ पार्ट्स टाइप के इंसेक्ट, उनको शामिल किया गया है इसमें, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है ना, वो इस प्रकार से भी पूछ सकता था आपसे कि हमारे पास में दे देता वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 देता है लेपिडोप्टेरा। अब इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सिल्कवर्म। जब यहाँ पे देता आपको क्या? हनी बी और इसको मैच करवाता आपसे, ठीक है? क्या करवाता? मैच। फिर देता हाइमेनोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा में ऑप्शन जो है वो आपको गलत देता, सिल्कवर्म, ठीक है? और तीसरा जो ऑप्शन है वो देता आपको होमोप्टेरा, होमोप्टेरा, ओके? और इसका ऑप्शन ऑप्शन जो है वो मेबी शायद आपको सही दे देता, बट फिर भी तो अब यहाँ पर आपको देखिए, जो लेपिडोप्टेरा है उसमें आती है सिल्कवर्म और हाइमेनोप्टेरा आता है, उसमें आता है क्या? हनी बी। अभी आप ऊपर देखो, हनी बी हाइमेनोप्टेरा में शामिल किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, द लाख इज सीक्रेटेड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द लाख इंसेक्ट? मतलब लाख कीट किस भाग से लाख का श्रवण करता है? लाख कीट जो है वो कौन से भाग से अपना जो लाख है उसको सीक्रेट करता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 है एनल ओपनिंग से, ऑप्शन नंबर 2 है स्किन से, ऑप्शन नंबर 3 है सैलिवरी जो ग्लैंड है उससे और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है एब्डोमिनल जो ग्लैंड्स है उससे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, ओके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एब्डोमिनल से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाख सीक्रेट बाय द लाख इंसेक्ट? मतलब लाख कीट द्वारा स्रावित लाख का क्या उद्देश्य है? लाख किस काम में काम आता है भाई? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है कि फॉर फूड, ऑप्शन नंबर 2 है फॉर प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर मैटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है फॉर कैमोफ्लैग। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा? तो देखिए, लाख जो होता है वो लाख कीट, लैसिफेरा लक्का जो होता है ना, उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है? किसमें हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज नॉट फाउंड इन इंडिया? मतलब इंडिया में मधुमक्खी की कौन-सी प्रजाति जो है वो नहीं पाई जाती है? तो एपिस मेलिफेरा, दूसरा ऑप्शन है एपिस डोर्सेटा, तीसरा एपिस इंडिका और चौथा है एपिस फ्लोरिया। तो देखिए, एपिस इंडिका तो रहेगी ही रहेगी इंडिया की, ठीक है ना? एपिस इंडिका तो इंडिया की रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो मेलिफेरा जो आप देख रहे हो मेलिफेरा, ठीक है? ये यहाँ पर यूरोप की हनी बी है, ओके? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है? मेलिफेरा, एपिस एपिस तो है जीनस और मेलिफेरा जो है वो है स्पीशीज़ मधुमक्खी की, ठीक है? स्पीशीज़ और ये वाली जो मधुमक्खी है, वो यूरोप की मधुमक्खी है, यानी कि यूरोपियन बी है, ठीक है? ये हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है। बाकी जो है एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया ये सब भारत की मूल प्रजातियों में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर? मतलब निम्नलिखित में से कौन-सा मधुमक्खी पालन का उपयोगी उत्पाद नहीं है? ठीक है? यानी कि आप मधुमक्खी पालन करोगे तो उसमें से कौन-सा काम का प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारे काम के हैं, एक काम का नहीं है। कौन-सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी विनोम, हनी या फिर बीस वैक्स या फिर जेली। तो देखिए 3 तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ही हैं, जबकि एक है ऑप्शन नंबर डी जेली, ये कोई काम का नहीं है। इट इज़ इट इज़ नॉट यूज़फुल। ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि मधुमक्खी पालन का उत्पाद रॉयल जेली होता है, केवल जेली नहीं, ठीक है? तो रॉयल जेली तो फिर भी काम आता है। ठीक है? और रॉयल जेली जो पदार्थ है ना, फूड है, एक तरीके से, ये क्वीन को बनाने के लिए परोसा जाता है। यानी कि जो जिस लार्वा को या जिस अंडों को ये रॉयल जेली मिलेगा, उससे तो बनेगी क्वीन और बाकी इनको नॉर्मल जो फूड दिया जाएगा, उससे बनेंगे भाई वर्कर, श्रमिक बनेंगे, ठीक है? बस यही फ़र्क होता है, बाकी क्वीन भी 2 एन होती है और वर्कर भी 2 एन होता है। बाकी अगर आप मेल की बात करोगे ना मेल की, ठीक है? जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, ये ड्रोन एन टाइप का होता है, अगुणित होता है, ठीक है? ये इतना आपको याद रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 फेरोमोन इन क्वीन्स हनी बी इज़ सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड्स? मतलब रानी मधुमक्खी में फेरोमोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ये आपको बताना है। तो देखिए जो मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है रानी मधुमक्खी की, इसके थ्रू क्या होता है फेरोमोन का सीक्रेशन किया जाता है, ठीक है? फेरोमोन सीक्रेट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जायंट प्रॉन इज भाई विशाल जो झींगा है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है साइप्रेनस जो कार्पियो है वो, दूसरा है टिनोफेरिनगोडोन, तीसरा है साल्मो और चौथा है मैक्रोब्रैंकियम। कौन-सा रहेगा भाई? तो विशालकाय झींगा जो है, वो रहने वाला है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? मैक्रोब्रैंकियम रोज़ेनबेर्जी। क्या है ये? ये मीठे पानी का झींगा है ये। ये क्या है? फ्रेश वाटर का क्या है ये? प्रॉन है ये। बाकी सब प्रॉन जो है वो मैराइन होते हैं, ओके? फिर आता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर 11 प्रॉन झींगा है। अब यहाँ पर केवल झींगा है, यहाँ पर पूछा गया था आपसे जस्ट पिछले वाले में कि विशालकाय झींगा, ठीक है? तो अगला है प्रॉन क्या है? ठीक है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है या फिर नन ऑफ द अबोव। तो भाई प्रॉन क्या है यहाँ पर? प्रॉन जो होता है ना वो ओमनीवोरस होता है यानी कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही कैटेगरी का होता है ये, ठीक है? अगला आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है मेथड यूज्ड टू हार्वेस्ट प्रॉन, ठीक है? मतलब झींगा एकत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन-कौन सी है? कौन-सी विधि से हम झींगे को इकट्ठा कर लेते हैं? तो देखिए जो कलिंग होती है, ये भी होती है झींगा इकट्ठा करने की तकनीक और ड्रेनिंग होती है, ये भी होती है इकट्ठा करने की तकनीक। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें ये दोनों शामिल किए गए हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स आर यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कृमि का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो 4 प्रकार के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म
और रेड वर्म और है पिन वर्म, ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सा कृमि जो है वो वर्मी कंपोस्ट बनाएगा? तो ऑप्शन रहेगा इसका सी, यानी कि जो रेड वर्म है, ठीक है? इसको हम काम में लेते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है Escherichia fetida, ठीक है? कौन-सा है? Escherichia fetida। इसको हम कॉमनली सामान्यतः वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? हमें ये बताना है, ठीक है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र है या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है? इसका फटाफट से आप कमेंट करेंगे, ठीक है? तो देखिए वर्मी कंपोस्ट जो है, वो यहाँ पर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक होता है और जो केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? बायो फर्टिलाइज़र होगा, वो भी ऑर्गेनिक। ओके? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए स्ट्रक्चर इन रेड वर्म व्हिच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, यानी कि जो लाल कृमियों के अंदर भोजन को पीसने में सहायता करने वाली कौन सी संरचना होती है? तो क्या वो टीथ होते हैं? क्या वो गीज़ार्ड होता है? क्या फिर वो फंग होते हैं? क्या फिर वो ब्रिस्टल्स होते हैं? तो देखिए ध्यान से, गीज़ार्ड जो होते हैं ना, वो पीसने में काम आते हैं। इसको पेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? पेस्ट नहीं बोलते, पीसने में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 16वाँ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड पर्ल ओयस्टर? मतलब इस इनमें से किसको हम मोती सीप कह सकते हैं, जिससे मोती बनता है? तो देखिए, डेंटेलियम करेक्ट नहीं है, पिंकटेडा ये करेक्ट आंसर है, पाइला पाइला भी करेक्ट नहीं है और एप्लेसिया ये भी करेक्ट नहीं है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पिंकटेडा जो है वो मोती बनाने की सबसे बेस्ट क्या है? प्रजाति है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं क्या? पर्ल ओयस्टर के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 17, ठीक है? और मोती सीप किस वर्ग से संबंधित है? मतलब आपको क्लास का नाम बताना है जिससे मोती बनता है। कौन सी क्लास से बनता है भाई? तो मोती बनता है पैलेसिपोडा से। किससे बनता है? पैलेसिपोडा से जो है वो पर्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? गैस्ट्रोपोडा में जो है वो आते हैं टॉर्शन शो करने वाले, टॉर्शन जिसमें ऐंठन पाया जाता है ना, ऐंठन, ठीक है? वो प्रेज़ेंट होते हैं। इसमें मेंटल प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? और सेल भी प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पर्ल इज सीक्रेट बाई, जो मोती है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो देखिए, मोती सीक्रेट किससे किया जाता है? देखो मोती बनाने के लिए जो टीपी होते हैं उसके पास में सेल कवच होता है और उसके नीचे मेंटल होता है, यानी कि प्रवार होता है, ठीक है? दोनों में ही 3-3 लेयर होती है। दोनों में क्या होती है? 3-3 लेयर होती है। यहाँ पर लेयरों के नाम दे रखे हैं, प्रिज़्मेटिक लेयर, कनेक्टिव टिश्यूज़ या मेंटल और columnar epithelium of mental and ciliated epithelium of mental। तो प्रेमेजेटिक जो लेयर है वो सेल की सबसे लास्ट की लेयर है, ठीक है? जिसे हम मदर ऑफ पर्ल लेयर के नाम से भी जानते हैं। बाकी कनेक्टिव टिश्यूज जो है यहाँ पर मेंटल की जो है वो सेकंड लेयर है, कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो फर्स्ट लेयर है और सिलेटेड जो है हमारे पास में वो थर्ड लेयर है। तो ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट रहेगा, कोलुमनार एपिथेलियम ऑफ मेंटल, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द नेक्रस लेयर ऑफ पर्ल, द नेक्रस लेयर ऑफ पर्ल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि मोती की जो नेक्रेस परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो ऑप्शन हमारे पास में 4 हैं। इसमें से पहला है काइटिन, फर्स्ट है काइटिन, गलत है। कॉन्चोलिन ये भी गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चोलिन हाँ, इसकी बनी हुई होती है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, एज फ्रिक्शंस इन फिश इज ड्यू टू, मछली में श्वास अवरोध किसके कारण होता है? ये आपको बताना है, मछली के अंदर। तो देखिए भाई O2 का जब डिप्लेशन होता है पानी के अंदर तब उसमें दिक्कत आती है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो जब टूटती है तब जाकर के उनको श्वास लेने में दिक्कत आती है मछलियों को। तो ऑप्शन नंबर बी।
फिर आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि पीसी कल्चर इज रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका पालन और उत्पादन किया जाता है? यानी कि आप पीसी कल्चर कर रहे हो, तो किसका पालन करोगे आप? फिशेज़ का या फिर वूल यील्डिंग एनिमल्स का या फिर बर्ड्स का या फिर नन ऑफ द अबोव? बताओ भाई। इसका तो सिंपल सा आंसर है भाई। पीसीज़ में तो फिश का ही करेंगे ना अपन, फिशेज़ का कल्चर करेंगे, ठीक है? वूल जो यील्ड एनिमल्स है इसको बोलते हैं पोल्ट्री, ठीक है? पोल्ट्री कल्चर में शामिल किए गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि इंड्यूस्ड ब्रीथिंग टेक्निक ऑफ फिश इज यूज्ड, मछली की प्रेरित प्रजनन तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या जाता है भाई? कल्चर फिशरी के अंदर, मतलब किसी को कल्चर करना है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम उनके जो ब्रीडिंग करवाएँगे ना, उसको हम क्या करेंगे? तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ओके? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द कॉज ऑफ रानीखेत डिजीज? मतलब रानीखेत डिजीज जो है वो किसके कारण होती है और किसमें होती है, ये भी आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। पहला हमारे पास में वूल हर्प वायरस के थ्रू या फिर कोरोना वायरस के थ्रू या फिर इंटेरा वायरस के थ्रू या फिर पैरामिक्सो वायरस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, उसमें ये प्रेज़ेंट होता है पैरामिक्सो वायरस से, ठीक है? और रानीखेत जो है, वो यहाँ पर न्यूकास्टल डिजीज़ है ये। क्या है ये? न्यूकास्टल डिजीज़ है ये। देखिए ये जो डिजीज़ है ये मुर्गियों के अंदर पाई जाती है। टर्की के अंदर बोल दो या डक के अंदर बोल दो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पर हैन के अंदर है, चिकन जो मुर्गी होती है उसके अंदर, टर्की ठीक है, उसके अंदर भी होती है और डक के अंदर भी ये प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? और किसके थ्रू होती है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये जो है वायरस के थ्रू रोग फैलता है, वायरस से फैलने वाली डिज़ीज़ है। वायरस का नाम रहेगा यहाँ पर क्या? न्यूकास्टल डिज़ीज़ वायरस यानी कि एनडीवी, न्यूकास्टल डिज़ीज़ वायरस। वायरस का नाम जो है वो यहाँ पर दे रखा है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है? और इसकी जो फैमिली है वो है पैरामिक्सोवायरिडी, ठीक है? चिकन में क्या होता है ये? चिकन में कॉमन होता है ये, ठीक है? ये डिज़ीज़ किसमें कॉमन होती है? चिकन में कॉमन होती है। अगला क्वेश्चन आता है व्हिच डिज़ीज़ इज़ पॉपुलरली नोन एज़ फाउल प्लेग्यू? कौन सी डिज़ीज़ जो है वो यहाँ पर किस बीमारी को फाउल प्ले के नाम जानते हैं अपन, ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारे पास में। फाउल प्ले ऑप्शन नंबर 1 है बर्ड फ्लू को, ऑप्शन नंबर 2 है फाउल पॉक्स को, ऑप्शन नंबर 3 है पोल्ट्री फ्लू को, चौथा नंबर है स्वाइन फ्लू को। तो कौन-सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है बर्ड फ्लू। फाउल प्ले के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है? इसको हम एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम और है भई, एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस टीसी ऑड्योर इन एग्स? निम्नलिखित में से कौन अंडों में मछली जैसी गंध पैदा करता है? अंडों के अंदर मछली जैसी गंध कौन पैदा करेगा भाई? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? पहला है इस्चेरिचिया कोलाई, दूसरा है एंटेरोबैक्टर कोलोकी और तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइस और चौथा है सुडोमोनास क्यूटिडा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास में डी ऑप्शन, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, यानी कि अमीबाइसिस या फिर अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है? ये रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके थ्रू क्या होता है? अमीबा पेचिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है वो रोग किससे होता है भाई? मलेरिया रोग होता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर फंगस से। तो देखो भाई प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। प्रोटोजोआ एनिमल जो है वो फैलाता है और यहाँ पर स्पेशली जो है वो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के थ्रू ये फैलता है।
ठीक है? किसके थ्रू फैलता है ये? प्लाज़्मोडियम प्रोटोज़ोआ के थ्रू, ठीक है? प्लाज़्मोडियम क्या है? पैरासाइट है ये। प्लाज़्मोडियम क्या है? पैरासाइट से परजीवी है ये, ठीक है? मलेरिया प्लाज़्मोडियम। अगला क्वेश्चन आता है फिर कि लेशमानियासिस ट्रांसमिटेड थ्रू लेशमानियासिस किससे फैलता है? ठीक है? तो भाई लेशमानिया फैलता है थ्रू सैंड फ्लाई बाइट्स के थ्रू, ठीक है? यानी कि जो रेत की मक्खी होती है ना, रेत की मक्खी, उसके थ्रू फैलता है, सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है, जब ये काटती हैं तब फैलता है, ठीक है? काटने से फैलता है ये। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच इज़ ए हेलमिंथिस डिजीज़ एक कृमि हेलमिंथिस रोग कौन-सा है? तो पोलियो है, फिलेरियोसिस है या फिलेरिया है या फिर डिप्थीरिया है? कौन-सा रोग है भाई? तो भाई फिलेरिया जो है वो यहाँ पर क्या है? हेलमिंथिस डिजीज़ है एक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेपवर्म इज़ कॉमनली कॉल्ड पोर्क टेपवर्म मतलब इनमें से किस टेपवर्म को पोर्क टेपवर्म कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कौन-सा सही आंसर रहेगा इसका? तो देखिए, तो टीनिया सोलियम में इसको बोलते हैं क्या? पोर्क टेपवर्म, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ वाउचेरिया। वाउचेरिया का पहला और दूसरा होस्ट कौन-सा है? तो देखिए भाई, वाउचेरिया का पहला जो होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन। ह्यूमन तो क्या है? फर्स्ट होस्ट है और सेकंड जो होस्ट है हमारे पास में यहाँ पर वो है मॉस्किटो, मच्छर है, ठीक है? ये सेकंड होस्ट है, ठीक है? जो वेक्टर का काम करता है ये। किसका काम करता है ये? वेक्टर का काम करता है ये। परपोसी है ये। मॉस्किटो क्या है? परपोसी है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन-सा रहेगा? ह्यूमन एंड काऊ गलत, ह्यूमन एंड एलिफेंट गलत, ह्यूमन एंड कुलेक्स मॉस्किटो एंड ह्यूमन एंड एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो इसका कौन-सा मॉस्किटो जो है वो करेक्ट रहेगा भाई? तो कूलेक्स जो मॉस्किटो है ना वो ऑप्शन सही रहेगा। तो कूलेक्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 32 है कि मायसिस किसके कारण होने वाली बीमारी है? मायसिस। तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्लाइज के थ्रू। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लाई रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है सॉफ्ट टिक्स ट्रांसमिट यानी कि मुलायम टिक किस रोग को संचारित करते हैं? मुलायम। तो भाई ये जो है ना वो एंडेमिक और रिलैप्सिंग फीवर को जो है ना वो संचारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा। फिर है व्हिच इज़ ए माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स कौन-सा जो है यहाँ पर एक कीटनाशक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बैसिलस thuringiensis, ठीक है? फिर आता है 35वां क्वेश्चन कि हाउस फ्लाई जो है, ठीक है? यानी कि घरेलू मधुमक्खियाँ सॉरी घरेलू मक्खियाँ और मच्छर किसके प्रति प्रतिरोधी बन गए हैं? ठीक है? तो ये बने गए हैं भई डीडीटी के थ्रू डीडीटी के थ्रू बन गए हैं, ठीक है? डीडीटी के थ्रू क्यों बन गए हैं? क्योंकि भई ये लगातार छिड़का जा रहा है तो ये इनको हैबिट में ले चुके हैं। अब इनसे इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है भई? डीडीटी का पूरा नाम। तो देखिए, फर्स्ट जो डी है उसका तो होता है डाइक्लोरो, ठीक है? दूसरे का होता है डाइफेनिल, ठीक है? और टी का नाम होता है ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है? ये एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है जो पहले मॉस्किटो और एग्रीकल्चर पेस्ट के कंट्रोल के लिए यूज़ होता था, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच लाइफ स्टेज ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट इज रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डैमेज यानी कि संग्रहित उत्पाद कीटों की कौन सी जीवन अवस्था अधिकांश क्षति के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, चौथा है एडल्ट।
ठीक है? तो कौन-सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा? तो भाई इसमें जो लार्वा स्टेज है ना, बी ऑप्शन, ये क्या होती है भाई, ज़्यादा ज़िम्मेदार होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्यों होती है, ये भी देख लीजिए। ये जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था जो है ना, वो सबसे अधिक भोजन ग्रहण करती है। मतलब फूड जो है ना, फूड, जो लार्वा फूड खाते हैं ना, वो सबसे अधिक इसी स्टेज में खाते हैं। तो फिर ज़्यादा संक्रामक अवस्था भी यही होगी ना। फिर अगला क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज़ यूज्ड टू मॉनिटर इंसेक्ट पॉपुलेशन इन स्टोर्ड ग्रेन? भंडारित अनाज में कीटों की आबादी की निगरानी के लिए कौन-सी विधि प्रयोग की जाती है? बताओ भाई, ट्रैपिंग, स्प्रेइंग या फिर वैक्यूमिंग या फिर डिसइंफेक्शंस? कौन-सा ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट? तो ट्रैपिंग है ना, इसका राइट आंसर रहेगा ट्रैपिंग। अगला क्वेश्चन है कि हू इज़ द फादर ऑफ इथोलॉजी? ये देखो भाई, हमारे पास में जो बिहेवियर साइंस है उसका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुका है। इथोलॉजी, व्यवहारिक विज्ञान, इसके फादर कौन है भाई? व्यवहारिक विज्ञान के फादर कौन है? ये तो बहुत सिंपल आंसर है, कोनार्ड, कोनराड लोरेंज, ओके? ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फादर। ये इसको याद रखना, काफ़ी सारे बड़े एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है भई। फिर आता है कि जो लिम्बिक प्रणाली का कौन-सा भाग भूख की अनुमति से संबंधित है? मतलब व्हिच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज़ इन्वॉल्व्ड इन एन एनिमल्स फीलिंग ऑफ हंगर? बताओ भाई, कौन-सा ज़िम्मेदार है? तो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो होता है ना, वो भूख के लिए ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है, डैमेज टू द हिप्पोकैम्पस इज़ मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर, हिप्पोकैम्पस को क्षति होने पर सबसे अधिक किस कार्य पर प्रभाव पड़ता है? बताओ भाई। तो ये पड़ता है मेमोरी के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41, द स्टडी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनिमल बिहेवियर इज़, मतलब जो एनिमल का बिहेवियर होता है उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या कहलाती है? उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास में जो सी ऑप्शन है, इथोलॉजी, बिकॉज़ ब्रांच हम यही पढ़ रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, इथोलॉजी आएगा, ठीक है? बाकी की जो और ब्रांचेज़ हैं वो किस-किस में काम आती हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है ना, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या काम आता है? देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ होती है, ठीक है? मतलब यदि हमें रोगों के कारणों का अध्ययन करना होगा, हम बोलेंगे इटियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा इसमें एग्ज़ाम्पल क्या आएगा? देखो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एग्ज़ाम्पल आएगा जैसे कि टीबी की बीमारी का पता करना, ठीक है? और रानीखेत, इनका पता करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसका आएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो बी है वो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है? साइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर होती है। स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, लर्निंग करना हो तो भी साइकोलॉजी आएगा, मेमोरी उसके लिए भी, इमोशंस उनके लिए भी, ठीक है? और फिर बचता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। इथोलॉजी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है? इथोलॉजी में क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है भाई ये, एनिमल बिहेवियर, ओके? और इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं जैसे कि बर्ड्स, ठीक है? बर्ड्स का माइग्रेशन है ना, उसकी स्टडी, इसके अलावा जो मैटिंग होती है, मैटिंग की स्टडी, ये भी तो बिहेवियर में आता है, ठीक? और ऑप्शन नंबर फिर डी है लास्ट, ठीक है? ये है पैरासाइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ठीक है? ये होती है स्टडी ऑफ पैरानॉर्मल, हिस्ट्री ऑफ पैरानॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा सेंसरी फिनोमेना,
ठीक है? इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर जो है वो अलैंगिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अलैंगिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि टेलीपैथी, एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो टेलीपैथी या फिर ईएसपी, ठीक है? आप सीधा-सीधा बोल सकते हो कि ईस्टियोलॉजी का मतलब ईटियोलॉजी का मतलब होता है क्या? डिजीज़ कॉज़, साइकोलॉजी मतलब होता है माइंड और तीसरा है हमारे पास में इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर, ठीक है? एनिमल बिहेवियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो है द बिहेवियर ऑफ यंग डक फॉलोइंग देयर मदर इज़ नोन एज़, ठीक है? मतलब युवा बतख जो है उस वो अपनी माँ का अनुसरण करने वाला व्यवहार कहलाता है। युवा बतख अपनी माँ का क्या करता है? अनुसरण करता है। क्या कहलाता है भाई? इम्प्रिंटिंग कहलाता है, ठीक है? इम्प्रिंटिंग क्या होता है? इम्प्रिंटिंग जो है ना वो जन्म के तुरंत बाद जन्म के तुरंत बाद होने वाली सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रोसेस है, ठीक? अगला आता है 43 ए डॉग लर्न्स टू रोल ओवर इन रिस्पॉन्स टू रिवार्ड फ्रॉम इट्स ओनर, इट इज़ ए काइंड ऑफ लर्निंग कॉल्ड। पुरस्कार के कारण कुत्ते द्वारा सीखा गया व्यवहार कहलाता है। बताओ मतलब पुरस्कार आप दे रहे हो उस कुत्ते को, तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा कि भाई पुरस्कार मिलेगा, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? हैबिचुएशन, ठीक है? या फिर क्लासिक कंडीशन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन या फिर जो इनसाइट लर्निंग होती है वो। तो देखो भाई पुरस्कार जो मिल रहा है ना वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, ठीक है? फिर आता है 44 केमिकल मैसेंजर यानी कि एक ही प्रजाति के पशुओं के बीच संचार के लिए प्रयुक्त रासायनिक संदेश वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? फेरोमोन्स कहलाते हैं। याद रखना हमेशा फेरोमोन जो होते हैं ना वो एक ही जाति के द्वारा एक्सेप्ट करे जाएँगे। कि जैसे चींटी है, चींटी के थ्रू दूसरी चींटी जो है ना वो इसी केमिकल को सेंस करके इसके साथ में काम करती है, ठीक है? इनका कम्युनिकेशन हो पाता है। तो फेरोमोन इसका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। फिर आता है 45 द डेली साइकिल ऑफ एक्टिविटी ओवर ए 24 हावर्स पीरियड इज़ कॉल्ड यानी कि 24 घंटे की अवधि में होने वाली दैनिक गतिविधि का चक्र कहलाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है? या फिर टैक्सिक बिहेवियर या फिर जो सर्केडियन रिदम होता है या फिर काइनेसिस बिहेवियर होता है। तो भाई देखो सर्केडियन बिहेवियर वो सॉरी रिदम होता है ना वो कहलाता है। ठीक है? ये क्या होता है? ये शरीर की दैनिक जैविक घड़ी है। ठीक है? जो बोलते हैं ना सर्केडियन रिदम। कोर्टशिप बिहेवियर हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू कोर्टशिप यानी कि प्रेम वाला व्यवहार विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है भाई ये? तो ये वाला जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ है? विकसित हुआ है। फिर आता है कि एफ स्किनर किस प्रकार के सीख के अध्ययन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? एफ स्किनर। तो एफ स्किनर जो है ना वो ऑपरेंट कंडीशन के लिए फेमस है भाई। इन्होंने इसकी स्टडी जो है वो करी थी। ठीक है? मतलब पुरस्कार दंड आधारित जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो पुरस्कार दंड इसका जो एग्जाम्पल है वो एफ स्किनर ने बहुत सारे बताए हुए हैं इथोलॉजी के संदर्भ में। ओके? फिर आता है हनी बीज परफॉर्म ए वेगल डांस टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। तो भाई मधुमक्खियों में वेगल नृत्य किसकी दिशा को बताने के लिए काम यानी कि फूड रिसोर्स को, ठीक है, भोजन कितना दूर है उसके लिए काम आता है भाई ये। कौन सा नृत्य है? वेगल नृत्य। क्या करता है पता है ये? ये जो फूड होता है ना फूड उसका उसका डायरेक्शन एंड उसका डिस्टेंस दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है बाकी की और मधुमक्खियों को। जैसे एक मधुमक्खी छत्ते से उड़ के गई और वो फूलों के पास गई। अब फूल कितनी दूरी पे है, ठीक है? और किस दिशा में है, इसका पता जो है वो वापस छत्ते में आकर के वो एक डांस करती है जिसको बोलते हैं क्या? वैगल नृत्य, ठीक है? उसके थ्रू देती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49 कि इन मैमल्स इज़ प्रोड्यूस्ड एट नाइट बाय द पीनियल ग्लैंड। स्तनधारियों में पीनियल ग्रंथि रात में किसका स्रावन करती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो भाई ये
मेलेटोनिन का स्रावन करती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि नींद आती है, ठीक है? स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। अगला आता है हाइपोथैलेमस इज़ ए पार्ट ऑफ। हाइपोथैलेमस जो है वो किसका पार्ट होता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ना, भाई वो याद रखना फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अगले वाले जो मस्तिष्क होता है ना उसका भाग होता है भाई, ठीक है? अगर मस्तिष्क का भाग होता है। तो ये टोटल हमारे पास में जो 15 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 के, वो यहाँ पर हमने सोल्व किए हैं। बाकी सेमेस्टर 5 के भी हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है? अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स इनमें से कौन से रहेंगे, उसका हम एक और सीरीज़ जो है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ये जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के व्हाट्सएप को जॉइन कर सकते हो।